हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, यह कहानी है उत्तराखंड के और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। वहाँ पर एक जो लड़का था रोहित, और वो एमसीए कर रहा था। तो एमसीए करने के बाद में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम अनुपमा होता है। और दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती दूसरा ही रूप ले लेती है। उसके बाद में फिर वो शादी करने की सोचते हैं। तो दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद में दोनों की बातें होती हैं। बात होने के बाद डिसीज़न लिया जाता है कि कोई बात नहीं, लड़का इंजीनियर है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की शादी के लिए दोनों के पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में फिर अच्छी खासी दोनों की लाइफ चल रही होती है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो जब वो वहाँ रह रहे होते हैं रुड़की में, तो उसके बाद में वो कहते हैं कि दोनों उनकी बीवी दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के बाद में अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि ससुराल पक्ष से भी 10-20 दिन कोई रहकर चला गया और मायके पक्ष से भी 10-20 दिन कोई रहकर चला गया, लेकिन परमानेंट उनके पास कोई नहीं था। लेकिन दो बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर रोहित कहने लगा कि एक काम करते हैं अनुपमा, अब हम गाँव चलते हैं। जब ये दोनों बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर हम दोनों वापस यहाँ आकर रहने लगेंगे। तो वो कहती है ठीक है, ऐसा कर लीजिए। उसके बाद में, क्योंकि वो परेशान तो हो ही रही थी दोनों बच्चों को पालने में, उसके बाद में वो दोनों अपने गांव चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में रोहित जॉब ढूंढता है। फिर से वो कलकत्ता के लिए उसको जॉब मिलती है। वो वहाँ जाकर रहने लगता है। अच्छी जॉब उसे मिल जाती है, कलकत्ता में जाकर वो रहने लगता है। इसी बीच में जब वो दोनों बच्चों को पाल रही होती है, रोहित जब कभी कभी वहाँ पर आता है तो उसकी बीवी को कुछ शक होता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं रोहित मेरे अलावा भी किसी और को टाइम दे रहा है। उसके बाद में फिर उसे शक होता है। शक होने के बाद में वो दोनों बच्चों को लेकर सीधा कलकत्ता पहुंच जाती है। कुछ समय के बाद, जब इसमें 4-6 महीने बीत जाते हैं, तब वो कलकत्ता पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लेडी रह रही होती है जिसके साथ में रोहित का अफेयर चल जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है और दोनों के बीच काफ़ी तनाव आ जाता है। उसके बाद में फिर जब बहुत ज़्यादा उनके बीच में लड़ाई होने लगती है तो फिर वो अनुपमा एफआईआर दर्ज करा देती है। जब एफआईआर थाने में जाती है तो वहाँ जाकर सारी गलती रोहित की ही निकलती है। उसके बाद में फिर वो उन दोनों को कोर्ट में केस चलता रहता है। चलने के बाद में बात यहाँ पर आकर रुकती है कि 30,000 रुपये महीने का खर्चा रोहित अनुपमा को देगा, क्योंकि दोनों बच्चों की परवरिश अनुपमा को ही करनी थी। तो रोहित इस बात के लिए तैयार नहीं होता। तो वो अनुपमा से बात करता है और अपनी सारी पुरानी बातों को भुलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं अनुपमा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और तुम बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर अच्छे से रहेंगे। इस पर अनुपमा कहती है ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सुलह सफाई होती है, पंचायत होती है, लोग आते हैं जाते हैं, दोनों को समझाते हैं और समझाने के बाद में फिर वो दोनों एक मान जाते हैं और एक साथ में फिर रहने लग जाते हैं। उसके बाद में लेकिन जब वापस देहरादून पहुंचते हैं तो वहाँ ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन अनुपमा के दिमाग में शक की सुई चलती ही रहती है और दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। तो लड़ाई उनकी काफ़ी बढ़ती चली जाती है। तो मार पिटाई दोनों की साथ साथ होती रहती है। तो जब बच्चे को फिर वो स्कूल में डाल दिया जाता है, और कि उन दोनों को तो एक दूसरे के हैबिचुअल हो चुके थे, लड़ने के आदी हो गए थे, मार पिटाई के। तो उसके बाद में फिर एक दिन दोनों बच्चे दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। दोनों मियाँ बीवी में फिर से काफ़ी लड़ाई होती है और हाथापाई होती है। हाथापाई होने पर बीवी का सिर जाकर बेड में लगता है और जब वो आधे घंटे तक भी होश में नहीं आती, तो उसके बाद में फिर वो सोचता है कि आज मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आता है। तो रोहित अनुपमा को जैसे गला दबाने की कोशिश करता है तो वो चीखने लगती है। जब वो चीखने लगती है तो वो अंदर से कॉटन लाता है और उसके मुंह में भर देता है और अनुपमा बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। इसी के बाद में फिर वो अनुपमा को उठाकर बाथरूम में रख देता है, उसकी लाश को,
और दोनों बच्चे सुबह उठते हैं क्योंकि घर में 2 बाथरूम होते हैं। एक बाथरूम घर में बाहर था और एक अटैच था। तो अटैच वाले बाथरूम में वो अनुपमा की लाश को डाल देता है और उसके बाद में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आता है। अनुपमा के फिर वो इतने टुकड़े करता है कि वो 70 पिन्नियों में उनको पैक करता है। उसके लिए फिर वो एक फ्रीज़र लेकर आता है, डीप फ्रीज़र, और उसमें वो उन टुकड़ों को रख देता है। वीकली वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाता है देहरादून। तो वो एक पिन्नी ले जाता था हमेशा, हर वीक एक पिन्नी ले जाता था। लेकिन जब 57 दिन हो जाते हैं तो उसकी कोई खैर खबर नहीं आती। तो वो ससुराल वालों को बोलता है कि अनुपमा पता नहीं कहाँ चली गई है दोनों बच्चों को छोड़कर, और वो नहीं आ रही है। और फिर उसका साला आता है वहाँ से, अपने गांव से आकर वो कहता है चलो जिया जी हम FIR दर्ज करते हैं, ऐसे कब तक चलेगा कि दीदी को ढूंढना तो पड़ेगा ही। उसके बाद वो कहता है अरे नहीं छोड़ो, क्या मतलब आ जाएगी वो, कि अभी तक तो आई नहीं है तो अब कैसे आ जाएगी। तो वो कहता है कि फिर वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में उसके फ़ोन से एक मैसेज टाइप करता है कि भैया मुझे ढूंढना मत और मैं अब नहीं आऊँगी वापस, ये आदमी अच्छा नहीं है, हमेशा लड़ता है। तो भैया कहता है कि चलो अब इस मैसेज को लेकर ही थाने चलते हैं। तो वो ऐसे चलता है साथ में जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, और दोनों थाने पहुंच जाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस का काम होता है, वो ढूंढने के लिए आस पड़ोस के लोगों से उनके बारे में जानने के लिए आती है। जब वो आती है तो उनमें जब वो घर में बैठे होते हैं तभी एक पुलिस वाले की नज़र कमरे में रखे डीप फ्रीज पर जाती है। तब वो बोलता है उनसे, एसओ साहब से, कि साहब इस घर में डीप फ्रीज क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि लग तो नया ही रहा है, 2-2.5 महीने पुराना तो नहीं लग रहा। फिर भी वो कहते हैं ताला खोलो। कुल मिलाकर ताला खोलने के बाद सच्चाई सामने आ जाती है। तो वो पिन्नी में मीट के टुकड़े ही रखे हुए होते हैं। तो जब वो 3 पिन्नियाँ खुल जाती हैं तो वो मीट के टुकड़े रहते हैं, और चौथी पिन्नी खुलने के बाद में जब देखा जाता है तो वो मीट के जो टुकड़े थे उसमें एक हाथ निकलता है। हाथ को देखकर पुलिस को पूरा मामला समझ में आ जाता है, और वो काफ़ी उसके साथ, लड़के के साथ में मार पिटाई करते हैं और पूरा अपना फुली एक्शन लेते हैं। तब वो हाँक जाता है और फिर पूरी वाक़या पुलिस वालों को बताता है। इसी बीच उस लड़के को तो सज़ा हो जाती है और उसके बच्चों को उसके भाई लेकर चले जाते हैं, और इस तरह से फिर से एक बार प्यार का खून हो जाता है। तो रिश्तों में इतनी दरार आ जाती है कि इस तरह से भी हादसे हो जाते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके अपने रिश्तों को बचा कर रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।